अन्य कास्ट को हम कहीं एक जगह फायदा देते हैं तो जो दूसरे कास्ट उससे नाराज होती है। जातिवाद से हम ऊपर बढ़े और लोग को महसूस होना भी चाहिए कि नहीं, हम सब एक हैं, एक जैसे रह रहे हैं। तक इससे ऊपर आ करके हम जितना हो सके हम कास्ट को हटाने की कोशिश करें, और जितना डिस्क्रिमिनेशन दोनों के बीच में होता है, कास्ट अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में, सेटिस्फेक्शन होगा। अगर इसके अंदर भी SC ST OBC का जिस प्रकार रूल्स के अंदर जिक्र हुआ है, इससे भी कहीं ना कहीं जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन होता है कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। जब उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो वो सोशल मीडिया के प्रेशर या इस तरह के प्रेशर से काफी हद तक डिसाइड नहीं होती, बल्कि उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे जाते हैं। तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब स्वीकार कर लेते, पूरी वर्ल्ड स्वीकार करता है। लेकिन जब कहते हैं ब्राह्मण सुपर जीनियस है तो यहाँ पे खंडन होता है उसका। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही यूजीसी रिफॉर्म पर रोक लगा दी हो, केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस दे दिया हो, इस मामले की अगली सुनवाई जो कि मार्च में होनी है उसका सभी इंतजार कर रहे हो, लेकिन मध्य प्रदेश में सवर्ण समाज का यूजीसी के नए नियमों को लेकर गुस्सा, सवर्ण समाज की नाराजगी फिलहाल खत्म होती या फिर कम होती दिखाई नहीं दे रही है, और लगातार सवर्ण समाज जो है वो यूजीसी रोल बैक के नारे लगाता हुआ और इसकी मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व IAS ऑफिसर नियाज खान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। ब्राह्मणों को लेकर अक्सर लिखते रहते हैं और अब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट भी साझा किया है, जिसके बाद उनको ट्रोल भी किया जा रहा है। यूजीसी और इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ MP तक पर जुड़ रहे हैं नियाज खान, जो कि पूर्व IAS ऑफिसर हैं। नियाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है MP तक पर। थैंक यू। सबसे पहले तो यूजीसी को लेकर मैं आपसे जो है सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप अक्सर ब्राह्मणों को लेकर लिखते रहते हैं, आपने बकायदा किताब भी लिखी है और इसको लेकर आपकी ट्रोलिंग भी काफी हुई है, आपको निशाने पर भी काफी लिया गया है। यूजीसी का मुद्दा जो है वो पूरे देश में गरमाया हुआ है। यूजीसी पर आप क्या राय रखते हैं, जो नए नियम आए हैं उन पर? देखिए, जो भी जहां तक मैंने अध्ययन किया है यूजीसी सिक्योरिटी रूल्स हैं, उसके संबंध कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बेसिकली एक्चुअली जब आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंदर लगभग सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य हमारे देश का कि जब भी हम बात होती कास्ट पे होती है, और कास्ट डिवीजन होने के कारण जो है समाज के अंदर ऐसी स्थिति या डिससेटिस्फेक्शन होता है। जब अन्य कास्ट को हम कहीं एक जगह फायदा देते हैं तो जो दूसरे कास्ट उससे नाराज होती है। परिणाम यह होता है कि उसको लेकर के डेमोन्स्ट्रेशन और सड़कों पर लोग आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि कम कम 21वीं सदी में हम आ गए हैं, हमारी सोच बेहतर हो, जातिवाद से हम ऊपर बढ़े और लोग को महसूस होना भी चाहिए कि नहीं, हम सब एक हैं, एक जैसे रह रहे हैं, कोई हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। और बेसिकली जहां तक ब्राह्मण की बात कर रही तो मैंने काफी रिसर्च किया है इसका, ब्राह्मण द ग्रेट बुक मैंने लिखी थी, और काफी वेद वगैरह पढ़ के भी लिखा था, और काफी उनके IQ पे भी मैंने अध्ययन किया था। तो फाइनली मैंने ये पाया कि ब्राह्मण जो जनरल कैटेगरी का एक हिस्सा ही है, वो भी कहीं ना कहीं एक दुखी रहते हैं, या सिस्टम से लेकर के पुराने जो चीजें उनके बुजुर्गों ने की थी उसको लेकर आज उन्हें दोष दिया जाता है, और कोई विशेष ऐसा उनको लाभ भी नहीं मिलता है। एक जमाने में काफी उच्च स्थान एंजॉय करते थे, लेकिन आज उनको लगता है कि हम ठगे हुए हैं, और उनके डिससेटिस्फेक्शन को दिखाता है। तो मेरा यही मानना है कि यूजीसी को लेकर या अन्य मामलों के अंदर कोई भी चीज हम जब कोई ऐसा स्टेप हम ले लेते हैं जहां पे कास्ट के आधार पर डिवीजन होता है, किसी कास्ट को हम लगता है कि लाभ पहुंचा रहे हैं या अन्य कास्ट को नुकसान हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इससे ऊपर आ करके हम जितना हो सके हम कास्ट को हटाने की कोशिश करें, और जितना डिस्क्रिमिनेशन दोनों के बीच में होता है, कास्ट अलग अलग कास्ट के लोगों के बीच में, उसको खत्म किया जाए, ताकि अभी विश्व के साथ कदम से कदम मिला करके एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज की स्थापना की जा सके। जो यूजीसी रिफॉर्म आया है जिस पर सवर्ण समाज काफी नाराज है, कॉलेज कैंपसेस में जातिवादिता बढ़ेगी ऐसा आरोप भी लग रहा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये भेदभाव बढ़ाने वाला रिफॉर्म है, या फिर ये आपको लगता है कि संस्थागत जो हम देखते हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जो जातिगत भेदभाव होता है उसे कम करेगा? आपकी राय इस नियम पर, इस रिफॉर्म पर क्या है? इसमें SC ST OBC की बात हुई है, और क्लास कॉन्शियसनेस नहीं पैदा हो रहा है। इससे लोगों के अंदर मन के अंदर चीज आती है कि नहीं भाई, एक पार्टिकुलर जाति को ज्यादा संरक्षण दिया जा रहा है, हमको कम दिया जा रहा है। तो पहला सवाल तो आता है, डेफिनेटली दूसरी चीज है कि आज का पढ़ा लिखा जमाना है, जो भी रूल संशोधन हो रहा है सब लोग आसानी से चैट GPT से लेकर गूगल से पढ़ सकते हैं। तो जनरली मोटी मोटी जानकारी सभी को है
कि क्या-क्या इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। तो निश्चित मुझे लगता है कि जहाँ भी कास्ट की बात होगी देखिए वहाँ डिससैटिस्फैक्शन होगा। अगर इसके अंदर भी एससी, एसटी, ओबीसी का जिस प्रकार रूल्स के अंदर ज़िक्र हुआ है, इससे भी हाँ। कहीं न कहीं जो अन्य कैटेगरी के बच्चे हैं उनके अंदर थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन होता है कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो। हम्म। लेकिन हमारे पूर्व नियाज खान की राय क्या है? क्या उन्हें डिस्क्रिमिनेटरी लग रहा है यूजीसी के नए नियम? मैंने भी जितना पढ़ा मुझे लगता है कहीं न कहीं ये भावना तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के अंदर पैदा करता है कि उनको कि वो उनके अंदर ये भेदभाव हो रहा है या जिस चीज़ को समय के हम्म। साथ भूलना चाहिए, वो हम्म। कास्ट पीछा हमारे देश का नहीं छोड़ रहा है। कहीं न कहीं चीज़ों को हम जाति पर जज करते हैं और यही हम्म। शंका हालाँकि इसका स्टे चूँकि सुप्रीम कोर्ट से हो गया है, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी अब इस पे निर्णय होना है, वो काफ़ी सोच समझ के और सभी के हितों को ध्यान रखते लिया जाएगा। तो स्टे होने हम्म। के बाद तो बहुत ज़्यादा मुद्दा है, फिलहाल तो इसमें नहीं बनता है। पर डेफ़िनेटली कहीं न कहीं कास्ट की बात जब आती है तो दिमाग के अंदर ये चीज़ तो जाती है कि भई कास्ट की बात हो रही कहीं हमारा नुकसान ना हो हम्म। जाए, ये फ़ियर हम्म। जनरल कैटेगरीज़ के अंदर है ये। नियाज जी देखिए, अच्छा आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, आप जानते हैं कि तंत्र ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, तमाम चीजें। सरकार का इसमें तर्क ये है कि इससे जो एक सामाजिक न्याय है वो लोगों तक पहुंचेगा। सरकार के तर्क अभी तक जो केंद्र सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से जो तर्क दिया गया है उस पर आपकी मैं टिप्पणी चाहूंगी, उसे लेकर आप, क्योंकि सवर्णों की नाराजगी या सवर्णों का डर एक तरफ है, सरकार का तर्क एक तरफ है। एक्चुअली जब भी कोई लॉ पास होता है, पार्लियामेंट से पास होता है, डेफ़िनेटली कि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं, गवर्नमेंट्स के लोग हैं, वो अपना पक्ष सपोर्ट रखेंगे। दूसरा पक्ष जो नाराज़गी वाला अपना पक्ष रखेगा। कोई इसमें ये नहीं कह सकती मैं एब्सोल्यूट राइट हूँ अपने पक्ष पर, दोनों अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं। पर मेरा मानना ये है कि कास्ट का ज़िक्र करते हुए हम ऐसे समाज का निर्माण क्यों नहीं कर रहे हैं, जहाँ कास्ट की बात ही खत्म हो जाए, हम सब भारतीय के रूप में जाने जाएँ। तो मेरा तो आपत्ति ये है कि अब समय आ गया है 21वीं सदी के अंदर कि हम जाति की बात करते ही क्यों है कि हम एससी, एसटी, ओबीसी और इन समाजों को अलग-अलग हम नज़र से देखें। हम एक अब 21वीं सदी के अंदर एक हमारा ऐसा पैमाना हो जहाँ भारतीय होना ही हमारे लिए काफ़ी हो, जाति कोई बात ही के ऊपर कहाँ जाए, एक ऐसे समाज की स्थापना होना चाहिए। तो निश्चित रूप से चूँकि जब जाति के शब्द का उल्लेख होगा उसके अंदर तो फिर एक फ़ियर बैठता है जो कि नॉन रिजर्व कोटे के लोग हैं। तो डेफ़िनिटली मुझे लगता है कहीं न कहीं इस पे बृहत रूप से सोचने की आवश्यकता भले समय ज़्यादा लगे, लेकिन समय अब आ गया है कि हमारे देश के अंदर जाति से बाहर निकल कर हम एक ब्रॉड वे में सोचें ताकि तब तो हमारा राइट टू इक्वलिटी और जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, हम इक्वल नागरिक तभी तो हम कहलाएँगे। तो उस दिशा में हमको बढ़ना पड़ेगा धीरे-धीरे करके। इस संकीर्णता से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। एक और यूजीसी से जुड़ा मेरा सवाल, क्योंकि नाराजगी बहुत है सवर्णों में और आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी रोष, गुस्सा, नाराजगी जो है वो जाहिर की जा रही है। क्या आपको लगता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई तो अपनी जगह पे चल रही है, फिलहाल रोक लगा दी है, आगे मार्च में जब सुनवाई होगी तब चलेगा पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, लेकिन क्या सवर्णों की नाराजगी सरकार को इस रिफॉर्म को रोल बैक करने के लिए आपको काफी दिख रही है? क्या सरकार ऐसा कुछ कदम उठाएगी, क्या लगता है आपको? जब उच्च स्तर पर निर्णय लिया जाता है तो वो सोशल मीडिया के प्रेशर या इस तरह के प्रेशर से काफी हद तक डिसाइड नहीं होती बल्कि उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखे जाते हैं। जो भी डिमॉन्स्ट्रेशन या हो रहा है उस चीज ध्यान जरूर रखा जाएगा पर दूरगामी परिणाम देखे जाते हैं कि आने वाले समय में किस हद तक ये जो रूल्स लाया जा रहा है कहाँ तक फायदा पहुंचाएगा। इसलिए पहले से कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि अल्टीमेटली क्या निर्णय होगा। और जहां तक प्रेशर ग्रुप की बात है तो जितना भी सब कुछ हो रहा है एक प्रेशर के लिए हो रहा है ताकि एक रूल्स में चेंज हो, चूंकि मामला बहुत उच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश के बाद क्या डायरेक्शन गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, क्या डायरेक्शन नहीं दिए जा सकते हैं, ये जज का तथ्य स्वीकार कर लिया जाएगा या कुछ अमेंड करने के निर्देश दिए जाएंगे। इसलिए सब कुछ वॉइस पर निर्भर बहुत ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। पर मुझे लगता है कि फिलहाल जब तक फाइनल इसमें निर्णय कुछ ना हो जाए उसका इंतजार करना ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। चलिए थोड़ा आपके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नियाज जी आप पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं और ब्राह्मणों को लेकर आप अक्सर लिखते रहते हैं, आपने बकायदा किताब भी लिखी है, बहुत ट्रोलिंग भी आपकी होती है कि ब्राह्मणों को लेकर बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है आपका, ये तमाम चीजों पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जब ब्राह्मण द ग्रेट मैं लिखा डेफिनेटली मेरी ये बहुत अच्छी किताब, काफी चर्चित तो पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि किताबें भले कम संख्या में गई हैं यूएसए, कनाडा
और ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ किताबें लोगों के पास गई, तो डेफिनेटली कि एक ब्राह्मण समाज जो पूरी दुनिया में रह रहा है उन तक तो बात भी गई है। और समाज के जो ब्राह्मण वर्ग बहुत उच्च स्तर पर समाज में विद्यमान है, उनसे भी फोन से बात मेरी होती रहती, फीडबैक मुझे मिलते रहते हैं बीच बीच में। तो इस किताब के आने के बाद तो डेफिनेटली एक चर्चा का विषय देश के अंदर हुआ। लेकिन जो मेरा अध्ययन है वो काफी गहराई से, मैंने करीब 3000 साल का अध्ययन किया। वेदों के 1000 मंत्र मैंने पढ़े। इसके अलावा जो भी ब्राह्मण बड़े बड़े राइटर रहे, ऋषि मुनि रहे हैं, वेदों की प्रशंसा ब्राह्मणों ने की ही थी। व्यास मुनि जी थे। तो इसी प्रकार से आप देखें पिछले 1000 2000 साल जितने बड़े बड़े चिंतक रहे, दार्शनिक रहे हैं, राइटर रहे, सब ब्राह्मण रहे हैं। और जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इटर्नल रिलीजन, इस रिलीजन को स्वरूप देना, क्या संस्कार होगा हमारे, कैसी संस्कृति रहेगी, क्या पद्धति, पूजा पद्धति रहेगी, सब ब्राह्मणों ने फाउंडेशन डाला था। और काफी अध्ययन करके मैंने पाया कि जिस प्रकार से अरब के अंदर एक यहूदियों को उनके तीक्ष्ण बुद्धि के लिए जाना जाता है, वही अध्ययन मैंने पाया कि ब्राह्मणों के अंदर तीव्र बुद्धि होती है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है, काफी इंटेलिजेंट होते हैं। और उसकी तुलना में कहीं ना कहीं हम उनके इस तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें भले ही लोग उसमें मेरे से एग्री हो चाहे ना एग्री हो, लेकिन हजारों ऐसे फैक्ट हैं जो स्टेब्लिश कर रहे हैं कि कोई इसमें शक नहीं कि ब्राह्मण एक सुपर जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के लोग होते हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि अगर इतना भी बोल दिया जाए तो उसमें ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। मुझे लगता है कि यदि पूरा यूट्यूब से लेकर के हर प्लेटफॉर्म पे देख ले तो कई हजार अब तक मेरे खिलाफ कमेंट्स आ चुके होंगे। लेकिन मुझे लगता है जब सत्य को लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब कुछ नई आदमी देखता है, नई चीज सुनता है, बड़ा आश्चर्य उनको होता है ये कैसी बातें की जा रही हैं। पर यदि थोड़ा सा लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से उनको भी इस चीज का समझ में आ जाएगा। चलिए, लेकिन जो आपने बात कही उसका एक तर्क ये भी तो है कि जो कला है या जो जीनियसनेस की आप बात कर रहे हैं वो दूसरे वर्ग में भी है। एक तर्क ये भी है कि अगर हम बात करें सवर्णों की, ब्राह्मणों की, तो उनको लगातार कई वर्षों तक मौके मिले। एक पिछड़ी जाति है जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाई, इसीलिए शायद उतनी संख्या बल में वो लोग आपको आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तर्क तो ये भी निकल कर आता है ना कि दूसरे वर्ग में भी मेधावी छात्र हैं, मेधावी लोग हैं, लेकिन उनको शायद मौका ही नहीं मिला वहां तक पहुंचने का। देखिए क्या है कि टोटल आबादी ब्राह्मणों 3-4% से ज्यादा या 7-8 करोड़ ज्यादा इंडिया में नहीं आज के डेट पर। और जो इतिहास आप पढ़ते सब चीज हमें चाणक्य की किताबें रखी हुई 3000 साल पहले लिखी हुई, 250 साल पहले लिखी हुई किताबें रखी हुई है उसकी। जब हम इतिहास का कोना उठाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही वर्ण के लोग हमेशा आगे रहे हैं किसी भी इतिहास में। 3000 साल तक ले लो, आज भी बताइए, बड़े बड़े जहां भी साइंटिस्ट ले लो, एजुकेशन के ले लो, एकेडमिशियन ले लो, दार्शनिक ले लो, आज वर्तमान भारत के अंदर भी ब्राह्मण अपना टैलेंट दिखा रहे हैं। तो निश्चित रूप से लोग दुर्भाग्य ये निहाल जी, तर्क यही तो है कि एक ही समाज के लोग आगे बढ़े क्योंकि दूसरे को नहीं मिला। ऐसा कदापि नहीं रहा। इतिहास उठा देख लीजिए, हम रसखान और रहीम जैसे लोग भी तो हैं, 400 साल पहले रहे लेकिन इतिहास में हमारा हो गए। ऐसे हजारों लोग अन्य वर्णों के लोग भी हमारे देश के अंदर हुए हैं। कारण ये नहीं, यदि यदि यही दिक्कत यदि यहूदियों के साथ आती, जब हम कहते हैं यहूदी सुपर जीनियस है तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब स्वीकार कर लेते, पूरी वर्ल्ड स्वीकार करता है। लेकिन जब कहते हैं ब्राह्मण सुपर जीनियस है तो यहाँ पे खंडन होता है उसका। भाई जो कुदरत ने बनाया है, अगर उसकी हाई जीन्स बनाया है, उच्च क्वालिटी की जीन्स बनाया है, क्रिएटिव माइंड बनाया है, तो जो यहूदी का हम स्वीकार करते हैं ब्राह्मण क्यों स्वीकार नहीं करते? बस मुझे यहाँ बहुत दुख होता है। और किताब मैं लिखी इसीलिए, मैंने इस चीज को याद दिलाने के लिए कि भाई कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज इनके अंदर रही है हजारों साल से। आज देखिए आजादी के बाद रिजर्वेशन है, हर कास्ट को संरक्षण सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन ऐसे परिस्थितियों के अंदर भी ब्राह्मण अपना टैलेंट दिखा रहा है। कहीं भी ले ले आप, चाहे बॉलीवुड के अंदर ले लें, विदेशों के अंदर ले लें, स्पेस एजेंसी अमेरिका में जाकर के ले लें, भारत के अंदर टॉप एजुकेशन के रूप में ले लें, मेडिसिन के लाइन में आप ले लें। भाई ब्राह्मण तो जब कोई सुविधा नहीं मिल रही है, कोई आरक्षण उसके लिए नहीं है, लेकिन वह भी इस कठोर संघर्ष के अंदर बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो मैं यही मनवाने की कोशिश करता हूँ कि अगर उसमें जलने कोई बात नहीं है। बेसिकली लोग जो है जेलसी से या जलन से लगता है कि भाई एक को बड़ा बताया जा रहा है, हमको छोटा बताया जा रहा है, तो ये उनको हर्ट करता है चीजें। लोग सत्य स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं, सत्य न स्वीकार करने का मेरी बुक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और मैं अपनी चीज पे अडिग हूँ, ब्राह्मण सुपर जीनियस है, 3000 साल पहले भी रहा है, 3000 साल बाद भी रहेगा। भले इस सत्य को लोग ना माने, पर आज नहीं तो कल उनको मानना पड़ेगा इस चीज को। चलिए, और कोई किताब आगे लिखने की तैयारी आपकी? एक किताब ब्राह्मणों पे लिख दी और कोई विषय पे, या मैडम इसका पार्ट 2 भी आया है, वार अगेंस्ट कलयुग है, 2 हिस्सों में ब्राह्मण द ग्रेट आ चुकी है मेरी। तो 2 किताबें हैं, बाकी लिखा पढ़ी करीब मेरा अभी 13वां नावल पे काम कर रहा हूँ। ये मेरा पहला नॉवेला है, सुपर
फ्लाइंग सुपर ह्यूमन, हम्म। 65 पेज का तो ये नॉवेला है, मेरा पहला नॉवेला है और ये करीब 12th बुक है मेरी। तो लिखना पढ़ना तो चलता रहता है, साल 2 साल में एक मेरी किताब आती रहती है मैडम। लेकिन जी। जहां तक एक कास्ट या वर्ण वाली सिस्टम है वो मैंने एक ही किताब में लिया था, और उसके अलावा फिलहाल तो कुछ उस विषय को पुनः उठाने का कोई मेरी इरादा मेरा नहीं है अभी। जाते आते ट्रोलर्स को क्या बोलेंगे? बहुत ट्रोलिंग आप ही कह रहे थे कि बहुत ट्रोलिंग होती है, कमेंट्स भी आते हैं। आपका सोशल मीडिया का पोस्ट हाल का मैंने देखा था, आपने कहा था कि बहुत से लोग को ब्लॉक कर रहे हैं आप। यूट्यूब पे उठा ले तो हजारों कमेंट्स मिलेंगे आपको, सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई हैं मेरी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम चले जाएं, फेसबुक पे चले जाएं, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो चीज मैं कहता हूँ कम कम 60% तो उसको ट्रोल करते होंगे, मेरे ओपिनियन सहमत नहीं रहते। लेकिन मुझे पता हम्म। है कि यदि मैं बार बार अपना पक्ष रखूं कोई मेरे सहमत नहीं होगा, इसे जो जैसा चलता चलने दो। जहां तक मेरे सोशल मीडिया ट्विटर पे इस तरह कमेंट आते हैं, अभद्र कमेंट आते हैं, मैं तत्काल ब्लॉक कर देता हूँ ताकि भविष्य के लिए कोई उनको मौका ही ना मिले। पर डेफिनेटली जो सब्जेक्ट मैं लेके चल रहा हूँ, ट्रोलिंग होगी, उसमें विरोध मेरा होगा, क्योंकि उसके समझाने के लिए एक लंबा समय लगेगा कि अपनी बात मैं रख सकूं। मुझे लगता है धीरे धीरे समझ में लोगों को आएगा, पर वर्तमान समय में ट्रोलिंग तो झेलना पड़ेगा इस विषय को लेकर के। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज जी, आप जुड़े हमारे साथ, एमपी तक को आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सुन रहे थे पूर्व आईएएस ऑफिसर नियाज खान को एमपी तक पर यूजीसी पर खुलकर अपनी बात रखी उन्होंने। उनका एक मानना है कि हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और उनको सुप्रीम कोर्ट से पूरी आस्था भी है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करता हुआ दिखाई देगा और सवर्णों के पक्षों में फैसला जो है सुनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनको भी जो जो सवर्ण समुदाय का जो मानना है इस पूरे मामले में, वही मानना नियाज खान जो कि पूर्व आईएएस से उनका भी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।